हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 2 का ही एक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आखिर ये किस तरह का बिजनेस है? अभी तक आपने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अब एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और यहाँ हिंदू ही टर्म क्यों है मेंशन? एक तो सबसे बड़ा बात ये है, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ये क्या है? इट इज ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली। अब यहाँ पे एक ये सबसे बड़ा चीज है कि ये जो फैमिली बिजनेस है, सबसे बड़ा आप ये समझ लो कि एक फैमिली बिजनेस होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसमें जो भी एल्डेस्ट मेंबर है उसे कर्ता कहते हैं, और वही क्या करता है? मैनेज करता है पूरे बिजनेस को। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फादर मदर है, ठीक है, फिर उसके बच्चे हैं, इस तरीके से आगे फैमिली चार्ट चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, जैसे एल्डेस्ट मेंबर में या तो यहाँ पे ये हो गए या फिर ये हो गए, तो मेल या फीमेल आज के डेट में कोई भी हो सकता है कर्ता। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ मेल मेंबर को ही कर्ता बनाया जाता था और फीमेल मेंबर्स को राइट नहीं थे, लेकिन आज के डेट में इक्वल राइट्स हैं सभी को, तो फीमेल कैन बिकम कर्ता ऑल्सो। अब यहाँ पे एक बात आता है कि ये गवर्न होता है प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ से। अभी आपने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं था, फिर आपने देखा कि पार्टनरशिप के लिए एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पे लॉ आया, हिंदू लॉ, है ना? तो अब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हिंदू लॉ किसके अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। अब इसमें है कि द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, इस बिजनेस में जो मेंबरशिप मिलता है वो बाय बर्थ ही मिल जाता है। इसके लिए कोई 18 और सर्टेन मेजर होने का, 18 और 18 प्लस होने का जरूरत नहीं है। इसमें बाय बर्थ ही मेंबरशिप मिल जाता है, और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका इक्वल राइट्स होता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। यानी जिस भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे वो बिजनेस अगर कर रहे हैं, उस पे जितने भी मेंबर्स है सबका इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स। ठीक है। इन सभी मेंबर्स को को पार्टनर्स कहा जाता है। ठीक है, को पार्टनर्स। अब बात आता है कि हिंदू लॉ आखिर क्या है। तो जनरली बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और ये क्लियर भी नहीं किया जाता है ना? मुझे दुख होता है कि मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि ये पूरा का पूरा पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन इसके बारे में अब जैसे हिंदू लॉ से रिलेटेड बातें नहीं होती हैं, या बच्चे पूछते भी नहीं है। आज के डेट में स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा एक फॉल्ट है कि क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को पूछना चाहिए, और आज आप अलग तरीके से अलग चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर क्या क्या है, आपको जो भी डाउट्स हैं यू नीड टू गेट इट क्लियर। अब यहाँ पे हमारा एक आता है कि हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ है क्या? नाम तो हिंदू लॉ है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जिसमें वो नाम यूज ऐसा कर लेते हैं, लगता है इंडियन है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आज के डेट में अधिकतर सोप्स जो आप लोग यूज करते हो या हम लोग यूज करते हैं, वो सोप इस कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है। अब ये इंडियन कंपनी नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो नाम से आपको लगेगा कि इंडियन है, बट है नहीं। अब उसी तरह से हिंदू लॉ बोला तो गया, तो यहाँ पे हिंदू का क्या वर्ड यहाँ पे क्यों लाया गया और क्या है? तो सबसे बड़ा बात है कि हिंदू लॉ जो है वो कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन है, यानी हिंदूज द्वारा नहीं बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। बहुत ऐसे लोग हैं, डिबेट करते हैं और बोलते भी हैं कि जो हिंदू लॉ है, या फिर जो इस तरह के हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बहुत तरह के अलग अलग लॉ हैं, ये लॉ कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन है, यानी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ही नहीं बनाया है। पहले ऐसा, अगर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो हिंदू लॉ से पहले, ब्रिटिशर से पहले इंडिया में अपना अपना बहुत सारा टेक्स्ट था, वो सभी चलता था, सबका अपना अपना टेक्स्ट था, उसके अकॉर्डिंग चलता था। कभी जैसे मनुस्मृति हो गया, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट थे, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। ये कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट में नहीं था। एक तरीके से ये बोला जाता है कि जो हिंदू लॉ बना, तो हिंदू लॉ क्या किया, इस तरह के जो एक कॉमन जो टेक्स्ट थे उनको मिला के, और जो भी उसमें सीनियर्स थे जैसे पंडित्स, है ना, तो उन्हें बिठा के, और ये फिर तय किया गया कि हिंदू लॉ में क्या क्या होने चाहिए, और फिर कंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये तो बातें हैं बस कहने वाली, लेकिन एक्चुअल में
जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, ये बनाया है, ये सभी लॉ बनाया है, ये जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सभी बनाया है कि अपने कोर्ट को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है डिवाइड एंड रूल वाला जो इनका सिस्टम था, उसके लिए हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ बनाया। और बेसिक्स वही था, कुछ कुछ जैसे हर एक टेक्स्ट अपना अपना जो कम्युनिटी है उनका कुछ ना कुछ टेक्स्ट था, उसी टेक्स्ट से कौन कौन चीजें को लिया गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मॉडिफाई भी किया गया, है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक बातें गलत ही लिखी गई हैं, लेकिन बेसिकली क्या हो गया है यहाँ पे कि मॉडिफाई किया गया है अपने अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग, अपने लॉ के अकॉर्डिंग, अपने कोर्ट के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। एंड इमर्ज्ड आफ्टर कॉलोनियल रूल अराइव्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड व्हेन इन 1772 इट वाज डिसाइडेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल्स दैट यूरोपियन कॉमन लॉ सिस्टम वुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अब बोल तो गया दिया गया कि यूरोपियन जो कॉमन लॉ है वो इंडिया में नहीं चलेगा। तो अब देखो ना, ये कंपनी है, ये सब मार्केटिंग होता है। आप जब बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे मेरे साथ तो आप ये समझोगे कि एवरीथिंग इज मार्केटिंग। कैसे? अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे पैकेट डिजाइन कर दिया गया किस तरह का। अब जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सभी इंडिया आई ना। केएफसी क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बिरयानी सर्व करता है क्या? नहीं देता है बिरयानी अपने मेन्यू में। मैकडोनल्ड्स कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में मैक आलू टिक्की देता है क्या? नहीं देता है। लेकिन इंडिया में आके तो सेल कर रहा है ना, क्योंकि इंडिया का वैसा माहौल था, उनको अपने सेल्स को बढ़ाने थे, उनको रूल करना है। तो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, सेंस ऑफ कनेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ये लोग लेके आ जाते हैं, है ना, बिरयानी। अब ये बिरयानी आ गया, बिरयानी यहाँ पे अब जैसे बैंगलोर साइड में, साउथ साइड में अधिकतर ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में ये चीजें मिल रही है। तो ये एक क्या हो चुका है, बहुत अच्छा एक फूड का आइटम है हमारा, है ना, और बहुत लोगों को पसंद भी है ये चीजें। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये केएफसी में मिल रहा है, तो जो चीजें नॉर्मल लोग खाते थे अभी इसी को पैक करके और ये ऐसा ऐसा कुछ दे दिया गया कि लोग अब उसको परचेज करें। उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बोला कि यहाँ पे अब यूरोपियन रूल नहीं चलेगा, अब आपका रूल चलेगा। आपका क्या रूल है यहाँ पे? आपका हिंदू लॉ है। ये किसके द्वारा बनाया गया? ये हमारे ही द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये आपके लिए बनाया गया है, जैसे उन्होंने कहा और लोगों ने फिर मान लिया। क्योंकि रिलीजियस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, वर्ड भी देखो ना, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ। सो कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को यहाँ पे क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है। और लोग जो होते हैं अपनी कम्युनिटी से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटी से डायरेक्ट अटैच हो जाते हैं। सो कम्युनिटी से जब अटैच हो गए तो उनके यहाँ पे इमोशंस के साथ एक तरीके से खेला गया, तो उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग लाया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो कि ये सभी लॉ में आखिर क्या क्या मेंशन, तो मल्टीपल चीजें हैं। सो एक बिजनेस का फॉर्म है कि बिजनेस किस तरीके से होगा, तो हिंदू लॉ में ही ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, बिजनेस के कॉन्सेप्ट का बात किया गया है। फिर और भी इसमें है कि मैरिज एक्ट हो गया, री मैरिज एक्ट हो गया, है ना, फिर डाइवोर्स सिस्टम हो गया, ये सभी इस हिंदू लॉ में मेंशन है। उसी तरह से मुस्लिम लॉ में भी मेंशन है। तो मुस्लिम लॉ में बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें मेंशन नहीं है उसमें। अब जैसे मैरिज से रिलेटेड, फिर तलाक से रिलेटेड, इन सभी चीजों से और भी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे मुस्लिम लॉ में मेंशन किया गया। बट ये जो डेवलपमेंट था, ये डेवलपमेंट मेजरली जो टेक्स्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं कोई सुना सुनाया बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जो आपका डेटा है ये ऑथराइज्ड सोर्स से आया है, ठीक है। इसको कुछ ऐसे ही मैंने नहीं टाइप करके लिख दिया है, ये ऑथराइज सोर्स है, प्रॉपर मीडिया पे है। आप इसको विकिपीडिया पे भी जाके आप देख सकते हो, मल्टीपल आप सर्च करके देख सकते हो कि क्या ऐसा बात है या नहीं है। आगे हम लोग देखें तो फिर जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, अब जैसे एक इमोशंस को, अब आपका दिमाग में ये आ रहा होगा तो ठीक है, कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर क्यों नहीं ये हटा दिया गया। देखो, हटा क्यों नहीं दिया गया, अब ये एक बात है। सपोज कर लो कि एक जगह पे कोई पर्सन, पहले राजा महाराजा लोग रहते थे, है ना, एक जगह था वो राजा महाराजा लोग वहां पे रहते थे, ये जमीन राजा महाराजा का हुआ करता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ वॉर हुआ और इसके जो भी वंशज थे वो इधर उधर सेपरेट हो गए, दूसरे दूसरे जगह भाग के चले गए, लेकिन जमीन इन्हीं का था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो जमीन था, ये जगह जो था, ये इनका था। ये लोग जब बड़े हुए और फिर उसके बाद इनके भी बच्चे हुए, फिर ये जैसे आगे आगे जनरेशन कंटिन्यू हुआ। अब मान लेते हैं फोर्थ जनरेशन जब है, इसको पता चला
और कि देखो तुम्हारा एक जमीन है यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे जाता है, यहाँ पे पूरा कॉलोनी बस चुका है, यहाँ पे मल्टीपल्स लोग रह रहे हैं, जितना राजा का जमीन था मल्टीपल लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पे लॉ आ गया है, गवर्नमेंट आ गया है, ठीक है, अब गवर्नमेंट आ गया है। अब गवर्नमेंट आ गया है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये लोगों ने जो जमीन लिया है तो इनके पास प्रॉपर पेपर भी है। अब यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे आके ऐसा बोल रहा है कि देखो भाई ये तो मेरा जमीन है ना, हमारे राजा मतलब हमारे जो दादा परदादा इन सभी का जमीन है, तो ये तो हमारा होना चाहिए। क्या आप देखो कि इसके जनरेशन जैसे चेंज हुए हैं, इनके भी जनरेशन तो चेंज हुए होंगे, कब से रह रहे होंगे। अब क्या ये अलाउ कर देंगे कि ठीक है आप आ जाओ और ले लो यहाँ पे हमारा जमीन? अलाउ कर देंगे? ये तो बोलेगा कि मेरा है, हम हमेशा से तो हम ही लोग रह रहे थे। तो अब यहाँ पे सेंटिमेंट से कैरी हो चुका है, अब यहाँ पे आके इन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता है, एक सेंटिमेंट कैरी हो चुका है, गवर्नमेंट सिस्टम आ चुका है, ये राजा महाराजा वाला सिस्टम खत्म हो गया है। सो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो कंट्री तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन 200 साल रूल किया है अंग्रेजों ने, 200 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। 200 ईयर्स में कितने जनरेशंस यहाँ पे जाएंगे? 200 साल में कितने जनरेशंस हो जाएंगे? और जिस तरह का फैमिली सिस्टम उस टाइम चल रहा था, आप सोचो कितने जनरेशन। तो एक जनरेशन को अगर बोल दिया जाए कि ठीक है कि तुम ना यहाँ पे इसको कोई सर्टेन बातें बता दी जाए कि या एजुकेशन सिस्टम के बारे में या कम्युनिटी के सिस्टम के बारे में, किसी भी सिस्टम के बारे में इसको बता दिया जाए, ये आगे अपने जूनियर्स को पास ऑन करेगा, फिर वो अपने जूनियर्स को। इसी तरह से ये पुराना वाला चीज है, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खो जाएगा, ओरिजिनलिटी खो सकता है, कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी खो सकता है। सो अब यहाँ पे जो आज का जो जनरेशन है, अब वो मानेगा कि हाँ मेरा पहले ऐसे था, फिर इससे पहले ऐसे था, ये सुनी सुनाई बातों को ही मान रहा है, एक्चुअल में क्या बातें थी वो नहीं मान रहा है। ठीक है, अब जैसे गुरुकुल सिस्टम चलता था इंडिया में, सो गुरुकुल सिस्टम को हटा दिया गया और आज का जो अलग सिस्टम है, आज आप बोल दोगे कि गुरुकुल सिस्टम लेके आ जाया जाए, तो ये पॉसिबल, एक तरह से आप इसको अच्छे से समझो पहले कि ये क्या ये पॉसिबल है एक्चुअल में कि गुरुकुल सिस्टम आप लेके आ जाओगे? एज अ स्टूडेंट आप समझो, आप दिमाग में आप कुछ भी सुन रखे हो उसको मत आप सोचो, कहीं रील्स में आपने कुछ देखा है, अभी आप फैक्ट पे बात समझो कि आप यहाँ पे बोला जाए कि गुरुकुल सिस्टम, आपने बोला हाँ हमारा ये पहला ऐसा ही सिस्टम हुआ करता था तो ये बहुत अच्छा था, मैं भी मानता हूँ ये बहुत अच्छे सिस्टम थे, लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं और आज की जो जनरेशन है वो 1 घंटा ढंग से बैठ के नहीं पढ़ सकती है। सबसे बड़ा बात ये, 1 घंटा बैठ के वो ढंग से नहीं पढ़ सकती है। और यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम में क्या था, पूरा दिन और रात ये पूरा एक सिस्टम में बंधा हुआ था, एक सिस्टम में बंधा हुआ था कि एक गुरु होते थे, वो एक एक काम ऑर्गेनाइज था, एक एक काम कि सुबह इतने बजे उठने हैं, उठ के जाना है स्नान करने के लिए और साथ में पानी लेके आना है। पानी किस लिए? अपने गुरुकुल के लिए लेके आना है। अब आप हॉस्टल में रहोगे, हॉस्टल में क्या चाहिए लोगों को? वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज चाहिए, है ना, खाना बढ़िया चाहिए, बन के आएगा खाना, वो बढ़िया खाना बन के चाहिए, पानी पीने का पूरा अच्छा होना चाहिए, अगर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उसे नॉन वेजिटेरियंस चाहिए, पैसे दे रहे हैं भाई, अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, मेरे रूम में एसी होना चाहिए, मेरा सेपरेट रूम होना चाहिए, हो गया ना। अब गुरुकुल सिस्टम में आपको जमीन पे सोना है, आपको जाके, अब जैसे उस टाइम ये भी था, भिक्षा सिस्टम भी था, तो आपको जाके भिक्षा लेने हैं, आपको फिर क्या करना है, वो गुरुकुल के लिए भी काम करना है, गुरुकुल की साफ सफाई करनी है। क्या वो सिस्टम आज आ पाएगा? वो कंटिन्यू होते रहता तो बात अलग है, आज के जो लोग हैं उनका कंफर्ट जोन अलग हो चुका है, सो उनको उठा के डायरेक्ट हम उस चीजों में नहीं डाल सकते हैं। 4 घंटा एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ रहता है, वो भी 4 अलग अलग टीचर्स हैं, अब 4 अलग अलग टीचर्स उसको अलग अलग होमवर्क दे रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, सो टीचर्स का तो बहुत समय में वो बात भी आज नहीं मान रहे हैं। सो हाउ गुरुकुल सिस्टम विल रन? आज के डेट में अगर कुछ ऐसा बात बोल दिया गया, पनिश कर दिया गया, ये चीजें कर दी गई, तो अब सीधा सीधा क्या हो जाता था, आपने मतलब आज के डेट में क्या होता है, आपने हमारे बच्चे को ऐसे किया, क्यों किया?
और वहाँ राजा महाराजा के बच्चे पढ़ रहे थे, राजा ऐसा कोई कंप्लेन लेके या बच्चे जाते थे तो राजा के पास वो कंप्लेन लेके नहीं कि ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। गुरु का जो लेवल था वो सबसे ऊपर था, लेकिन आज का सिस्टम अलग है। तो इसीलिए आपका जो सवाल अगर आप पूछना चाहोगे कि क्यों नहीं हटा दिया गया हिंदू एक्ट हमारा, जब ये आया, जब ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो एक सिस्टम में बंध गया है, ठीक है, इसलिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। चलो ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था हमारा बात। अब देखो हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसी को चेंज किया गया, थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया। तो हिंदू एक्ट बेसिकली किन के लिए है? एक सवाल और स्टूडेंट्स के मन में आता है कि हिंदू लॉ जो है क्या सिर्फ हिंदूज के लिए? तो ये हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के लिए। मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। पारसी, पारसीज के लिए नहीं है। क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। उनका अपना अपना लॉ है। लेकिन उनको अगर बिजनेस फॉर्म करना हो तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उनके लॉ में सभी बिजनेस के बारे में नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। सो उनको अगर बिजनेस करना हो तो उनका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, इसी सभी फॉर्म्स में आएगा। वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में नहीं आएगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में यही चार का, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटीज का ही यहाँ पे इनरोल हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें काफी चेंजेस भी हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। 1956 में जो था इसमें काफी चेंजेस हुआ, अमेंडमेंट्स आई। तो अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग पहले क्या था कि सिर्फ मेल मेंबर्स को ही, मेल को ही क्या किया जाता था कि यहाँ पे राइट्स दिए जाते थे। आज के डेट में क्या हो रहा है कि फीमेल को भी इक्वल राइट्स, जब अमेंडमेंट आया सभी को इक्वल राइट्स यहाँ पे दिया गया। सो ये हो गया हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या है। सो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए दो चीजें हैं, एक को पार्सनरी। को पार्सनरी का मतलब मेंबरशिप बाय बर्थ। सो मेंबरशिप बाय बर्थ, बर्थ ही बच्चे का हुआ है और को पार्टनर बन जा रहा है, मेंबर बन जा रहा है, और उसका इक्वल राइट्स है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। दूसरा है कि कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए जो भी बिजनेस का। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है या प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वज के द्वारा जो प्रॉपर्टी था उसके मदद से कोई नया प्रॉपर्टी बनाया गया। फिर पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, किसी एक पर्सन का प्रॉपर्टी है और पूरे फैमिली का प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा रहा है। तो कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, और साथ ही साथ को पार्सनरी होना चाहिए, यानी कि मेंबरशिप बाय बर्थ मिल जाता है इसमें। फीचर्स, तो फीचर्स क्या है इसमें? तो सबसे पहला फॉर्मेशन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन है, और फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर्स, तो 2 मेंबर होगा तभी फैमिली होता है, अकेला आदमी फैमिली थोड़ी होता है। सो यहाँ पे फैमिली होना चाहिए, 2 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए, एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी उनका होना चाहिए, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होने चाहिए, ठीक है। और ये गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से, जिसका अमेंडमेंट 2004 में हुआ था। इसके बाद है मेंबरशिप बाय बर्थ, तो बर्थ से ही मेंबरशिप मिला। इंडिया में 2 सिस्टम चलते हैं यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के, तो एक है दया भाग सिस्टम और एक है मिताक्षरा सिस्टम। सो दया भाग सिस्टम में क्या है? इट प्रिवेल्स इन आसाम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, एंड अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू बी को पार्टनर। सो दया भाग में क्या है? दया भाग सिस्टम में कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है? आसाम में, बंगाल में और कुछ उड़ीसा के पार्ट्स में ये पाया जाता है, और यहाँ पे दोनों मेंबर्स, मेल और फीमेल मेंबर्स, को पार्टनर्स हो सकते हैं। वही मिताक्षरा जो है, तो मिताक्षरा यहाँ को छोड़ के, जितना आसाम, बंगाल और उड़ीसा के पार्ट्स को छोड़ के, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में पाया जाता है। फिर इट अलाउज ओनली मेल मेंबर टू बी को पार्टनर, ये सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर को ही मेंबर बनने का राइट देता है। लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, सो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 2004 में, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वल राइट्स टू डॉटर एज सन्स है। इसमें दिया गया क्या कि मेल और फीमेल, यानी कि डॉटर को भी वही अधिकार है, बेटियों को भी वही अधिकार है जो बेटों को है, ठीक है। ये चेंज है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं। आज के डेट में अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे मान लेते हैं कि बेटों को दिया गया, तो जो बेटियां है वो भी क्लेम कर सकती है दैट वी हैव आल्सो इक्वल राइट्स अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है? तो कर्ता जो भी मेंबर का, यहाँ पे जो भी इस बिजनेस का एल्डेस्ट मेंबर होगा, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एल्डेस्ट मेंबर होगा, वो कर्ता बनता है, और कर्ता का जो लाइबिलिटी है अनलिमिटेड होगा। जैसे कर्ता का भी मान लेते हैं कि अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी में बिजनेस चल रहा है, ठीक है, इसमें कर्ता है,
और कर्ता का अपना उस साइड से भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी इसने क्रिएट कर रखा है। सो कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर इस बिजनेस को पूरा सेल करके भी अगर बिजनेस का डेट अगर नहीं चुकाया जा पा रहा है, इसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसे लाने होंगे। और बाकी अदर्स मेंबर जो हैं उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड ही होगा। मान लेते हैं इसमें और भी मेंबर्स हैं, सो और भी मेंबर्स हैं, ये कर्ता हो गया और यहाँ पे कुछ और मेंबर्स हैं और इसका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो ये जितना हिस्सा इसका है उतने ही के लिए वो क्या होगा, लाइबल होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी होगा, उससे ज्यादा वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। सो यहाँ पे बिजनेस हमारा क्या होता है, कंटिन्यू होगा। द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। इन सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेंबर बिकम कर्ता। सो अगर कर्ता का मान लेते हैं डेथ हो गया या कर्ता इनकैपेबल हो गया, काम अगर नहीं कर पा रहा है, सो अब जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा जो उस फैमिली का, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा। The business can be discontinued if all the members mutually agree to do so. तो बिजनेस बंद कब हो सकता है, जब सब चाह रहे हैं कि बिजनेस बंद हो जाए। नेक्स्ट है माइनर मेंबर। सो इसमें माइनर मेंबर भी बन सकता है क्योंकि मेंबरशिप बाय बर्थ ही मिला है। सो माइनर कैन आल्सो बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ अ फैमिली बिजनेस। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मैंने एक ही में मेंशन कर दिए हैं, जैसे आप यहाँ देख लो। सो यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या क्या है। So advantage control, कर्ता has complete power to control the decision making. So अब यहाँ पे क्या है कि कर्ता के पास पूरा पावर है। There is no conflict or difference of opinion amongst member. This lead to prompt decision making. So अब कर्ता को किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, कर्ता एल्डेस्ट मेंबर है और वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकता है, पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, तो कर्ता के डेथ से भी ये कंटिन्यू ही रहेगा, दूसरा एल्डेस्ट मेंबर जो होगा वो बन जाएगा कर्ता। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड ही है, बस कर्ता को छोड़ के। कर्ता का अनलिमिटेड है, वो डिमेरिट्स हो गया। डिसएडवांटेज में देख लो कि कंट्रोल, अब कर्ता अपने हाथ में कंट्रोल रखा हुआ है। सो अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसमें मेंबर्स में क्या हो सकता है, डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है। वो हो सकता है कि कर्ता बोला कि ये हमें काम करने हैं और अग्री नहीं करे जो भी मेंबर्स हैं, तो अग्री नहीं भी करेंगे, कर्ता डिसीजन मेकिंग कर सकता है, कोई अग्री करे या ना करे। सो इससे फिर बिजनेस टूटने का डर होता है। सो बिजनेस टूट भी सकता है, जैसे इसमें मान लेते हैं कि इतने हैं लोग, ठीक है, और एक कर्ता है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये नहीं मान रहा है, ये पर्सन नहीं मान रहा है, ये दोनों मिलकर बोला कि मेरा ठीक है, मेरा हिस्सा दे दीजिए, हम ये बिजनेस में अब काम नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे बिजनेस टूटते चला जाएगा, तो डिसएग्रीमेंट होता है, सही से काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, द कंट्रोल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर टू नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। हाउएवर इफ ऑल द मेंबर्स डू नॉट अग्री टू कर्ता, बिजनेस माइट कम टू एन एंड। अब जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ फादर हैं, तो फादर, अब यहाँ पे दो बेटे हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे और फिर नीचे और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, या मान लेते हैं 4 बेटे हैं, ठीक है, या 4 बेटे और 1 बेटी, सब बोल रहा है यहाँ पे क्या कि इस जो ये डॉटर जो है, सो इसको ही हम लोग कर्ता बनाएंगे। अब नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ये है। अब ये 3 लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। ऐसे लीगली क्या होना चाहिए, उसी को कर्ता बनना चाहिए। अब 3 लोग रिवोल्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये कर्ता नहीं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा सिचुएशन में बिजनेस ही टूट जाएगा, जब ये लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो कर्ता का लाइबिलिटी जब अनलिमिटेड होगा तो बर्डन ज्यादा होगा उसको काम का, ठीक है। काम का बर्डन सही से मतलब ज्यादा होगा तो ढंग से काम नहीं कर सकता है, रिस्क ज्यादा होगा उस पर। फिर और कुछ है हमारे यहाँ पे क्या कि कोऑपरेशन एंड लॉयलिटी। सो फैमिली है, इसीलिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है यहाँ पे, तो कोऑपरेशन और लॉयलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन कर्ता मैनेजेस बिजनेस ऑल बाय हिमसेल्फ, तो अगर ये खुद से ये कर रहा है तो हो सकता है कि लोग डिसअग्री भी कर दे, लॉयल ना रहे कि नहीं हर बात हम आपका नहीं मानेंगे, आप पुराने जमाने के हैं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आज के जमाने में वैलिड नहीं है, तो हमें नए जमाने के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब कर्ता नहीं मान रहा है तो नॉन कोऑपरेशन होगा, बिजनेस टूट जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो एक है हमारे पास कि फाइनेंस पहले से अवेलेबल है, सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, और दूसरा है कि बिजनेस डिपेंड्स ऑन इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उतने ही बिजनेस में लिमिटेड फाइनेंस ही है, जितना ही बिजनेस होगा उतना ही, उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। सो ये आपका
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का हमारा टॉपिक हो गया, और ये चैप्टर भी हमारा ये चैप्टर में अभी और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।